नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीबी फिनटेक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई स्टॉक के बारे में, स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, स्टॉक के रिटर्न्स कैसे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि किसी भी स्टॉक की एनालिसिस स्टार्ट होती है मार्केट से, तो मार्केट के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल रहा है। अगर देखा जाए तो लीप ईयर से ही लिक्विडिटी का कंसर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है, और लिक्विडिटी का ऐसा कंसर्न होता है जो बड़े बड़े मार्केट को ध्वस्त करके रख देता है। देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को चूज करता है अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने के लिए। और लिक्विडिटी को हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी हैंडल नहीं होगी तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर बात करें अगस्त और सितंबर की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले थे। देखा जाए तो उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, जहां पे काफ़ी ज़्यादा कंट्री में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें अक्टूबर के टाइम ड्यूरेशन की, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में लगभग अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 73,000 के करीब आ गया है। एक बड़ी गिरावट का माहौल इंडियन स्टॉक मार्केट में बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे 70 से लेकर 90% तक की गिरावट हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी हैं जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी नामी गिरामी स्टॉक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी जैसे स्टॉक हो गए, जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं, और एक बड़ी गिरावट का माहौल उस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो वहां पे सारा का सारा माल एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में पड़ा हुआ है, और उनके बीच में चल रही है एक सबसे बड़ी जंग। अब बात करते हैं एक सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि भाई इस हफ्ते जो मार्केट में 7-8 महीनों से गिरावट का माहौल चल रहा था, वो माहौल अब खत्म होने वाला है। अब मार्केट में आपको एक बड़े लेवल पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में आपको इस हफ्ते में या इससे अगले हफ्ते में एक अपर सर्किट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक के अलग अलग फैक्टर के बारे में और जानते हैं स्टॉक के पूरी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है। तो देखा जाए तो स्टॉक में अगर आप लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो, मान लो स्टॉक को 4 या 5 साल के लिए होल्ड करते हो, तो स्टॉक में कोई खास रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलता। देखा जाए तो स्टॉक का जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ आया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये ऐसा स्टॉक के रिटर्न्स बोल रहे हैं। ये आप सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने 136% का रिटर्न दिया, और 3 साल में स्टॉक ने करीब 111% का रिटर्न दिया। मतलब 2 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा सवा गुना से ज़्यादा करके दिया है, और 3 साल में स्टॉक ने करीब डबल से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में पिछले 6 महीनों से काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। 5 साल का जो सबसे मैक्सिमम गिरावट स्टॉक में दर्ज हुई है वो यहाँ पे 30% के करीब हुई है। देखा जाए तो पिछले 5 साल में स्टॉक की जो मैक्सिमम गिरावट हुई है वो 30% हुई है, जो पिछले 3 महीनों के अंदर हुई है। देखा जाए तो यहाँ पे 6 महीने में स्टॉक ने 18% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की, 3 महीने में स्टॉक ने 30% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की, और अगर बात करें एक महीने की, लास्ट मंथ की, तो यहाँ पे 19.5% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। और अगर एक वीक की बात करें, मात्र 7 दिन की बात करें, तो 7 दिन में स्टॉक में 6% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है।
अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो भाई यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा डरावने देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हो रही है, देखो गिरावट के दो रीजन हो सकते हैं। या तो मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न में कोई बड़ा खलबली मची हुई है, या फिर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो देखते हैं भाई कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो भाई प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल 0% थी, जो इस साल भी 0% हो चुकी है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% तो होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखो, प्रमोटर स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। देखा जाए तो किसी भी स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर कोई रखता है तो वो प्रमोटर होता है। और अगर उस स्टॉक के बारे में जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, अगर वही अपनी होल्डिंग को कम करता है या अपनी होल्डिंग को ख़त्म करता है, तो वहाँ पे आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का मानना ये होता है भाई अगर एफआईआई डीआईआई होल्डिंग किसी भी स्टॉक में ठोक के भरी होगी तो वो स्टॉक बम्पर रिटर्न देता है। भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है वो एफआईआई और डीआईआई की आती है। अगर इनकी होल्डिंग 10-15 लेवल को भी क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पर आपको एक बड़ा फ्लक्चुएशन लेवल देखने को मिलता है, और अगर इनकी होल्डिंग 30-35% के लेवल को क्रॉस करती है तो एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ पे आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाला इन्वेस्टर्स प्रमोटर होता है। वो होल्डिंग कम करता है तो वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा रीज़न तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप उस स्टॉक के बारे में ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं रखते तो बस आप अपनी होल्डिंग, जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उस पर आप नज़र रखो। समझ लो आपने उसका, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो, जैसे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाए आप होल्डिंग बढ़ाओ, जैसे प्रमोटर होल्डिंग गिराता है आप होल्डिंग गिराओ, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके जा सकते हो। तो भाई स्टॉक में दो नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, और दूसरा प्रमोटर की होल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से तो काफ़ी नीचे तो क्या मतलब, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है। अब जो माल यहाँ पे आ गया वो किसकी झोली में आ गया? अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स डीआईआई एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग 14.13% थी पिछले साल, जो इस साल 20.5% के करीब है, 20.57% के करीब है। तो देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग फ्लक्चुएशन लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो ये पिछले साल 7.5% के करीब थी, 7.62% के करीब थी, जो इस साल बढ़ के कितनी हो गई है? 47.79%। अब आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन लेवल नहीं बल्कि यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे चली गई है, और एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक में बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 5.65% थी, जो इस साल लगातार गिर के 4.66% हो गई है। अब यहाँ पे प्रमोटर बिल्कुल सेफ होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है स्टॉक में अब बड़ी गिरावट होने वाली है। और ऐसे केस में धीरे धीरे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा का सारा माल लेके बैठ गए वो कौन बैठ गए? डीआईआई और एफआईआई, और जो कि सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा पैनिक नहीं होते। आप देखो पिछले साल 5.5% के करीब थे और यहाँ पे 4.5% हो गई है, लेकिन इनकी होल्डिंग आप देखो 14 से सीधा 20% से ऊपर, यहाँ पे 7.5% से सीधा 47%। अब सोचो अगर ये होल्डिंग 7%, 7.62% से अगर 47% से ऊपर चली गई तो क्या गारंटी कि आने वाले अगले साल में ये वापस 7% पे आ जाए? इसी वजह से कहते हैं कि एफआईआई डीआईआई सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। इनके ऊपर अगर आप देख के अगर होल्डिंग, इनकी होल्डिंग देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बड़ी गिरावट का सामना आप कर सकते हो। हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। अगर बात करें स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग की, तो भाई स्टॉक में गवर्नमेंट की कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की माइनर सी भी होल्डिंग मिल जाती तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता और स्टॉक में आपको रिटर्न भी बम्पर देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी होल्डिंग नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो स्टॉक का जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो यहाँ पे करोड़ों की फॉर्म में रहेगा। अगर कंपनी के टोटल रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल 965 करोड़ थी, जो इस साल बढ़ के हो गई है 1392 करोड़, एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है।
रिटर्न नहीं, मतलब एक अच्छा खासा रिवेन्यू स्टॉक ने दिया है। अब बात करते हैं स्टॉक के खर्चों के बारे में। तो यहाँ पे पिछले साल कंपनी के खर्चे 898 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के कितने हो गए 1264 करोड़। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे स्टॉक का रिवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉक के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग रिवेन्यू और खर्चे लगातार सेम रेशियो के अंदर चल रहे हैं। अगर बात करें स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो देखो जो स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन का सबसे मेजर फैक्टर होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन देखने से पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस स्टॉक का जरूर देखना चाहिए। देखो एक कंपनी के इनकम के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, लेकिन सबसे खास होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई कंपनी ने अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट के दम पे, अपने सर्विस के दम पे आखिर कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस को दिखाता है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -27 करोड़ के साथ था, जो कि इस साल बढ़ के कितना हो गया है 28 करोड़। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप क्लियर करना, देखना अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 28 करोड़ है तो भाई ये बाकी टोटल रिवेन्यू यहाँ 1392 करोड़ कहाँ से आ गया, ये सबसे खास पॉइंट है। अब क्या होता है कि एक कंपनी के, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक कंपनी के इनकम के अदर सोर्सेज होते हैं। अब क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो होता है कंपनी अपने दम पे कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है या फिर वो हाथ पे हाथ रखे बैठी है। अगर कंपनी रिवेन्यू जनरेट करने में सक्षम नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम नहीं है, तो उस स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि जब कंपनी कुछ कर ही नहीं रही तो भाई वो रिटर्न कहाँ से देगी इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पे जो इतना रेवेन्यू आया है वो कहाँ से आया, देखो कंपनी के अदर इनकम सोर्सेज होते हैं, जैसे कंपनी अदर इनकम सोर्स हो गया, मार्केट से कितना इंटरेस्ट कैप्चर किया। क्या होता है कि एक कंपनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, सब्सिडी में भी इन्वेस्टमेंट करती है, फाइनेंशियल कंडीशंस को इंटरेस्ट पे भी देती है, ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो वहाँ से जो इनकम आती है वो इनडायरेक्ट इनकम आती है, मतलब ऐसी इनकम जो मतलब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हटके है। तो वो सारी इनकम और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ मिला के कंपनी का टोटल रेवेन्यू बनता है। लेकिन एक इन्वेस्टर्स को हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख के ही चलना चाहिए, जिससे पता चलता है कि कंपनी कुछ परफॉर्मेंस कर भी रही है या नहीं कर रही, क्योंकि अदर इनकम सोर्सेज मायने नहीं रखते एक इन्वेस्टर्स के लिए। अगर बात करें स्टॉक के रिजर्व के बारे में, तो यहाँ पे अगर इस कंपनी का जो कि फाइनेंशियल टर्म कंडीशंस का जो फाइनेंशियल टर्म्स है उनका जो सबसे सेकंड पॉइंट, जो सबसे खास पॉइंट होता है वो होता है रिजर्व। ठीक है, कंपनी का अगर रिजर्व की बात करें 2020 की, तो यहाँ पे 1265 करोड़ का कंपनी का रिजर्व था, जो इस साल बढ़ के हो गया है 5781 करोड़। तो देखा जाए तो कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, कंपनी पे कोई भी डेबिट नहीं है और एक बड़े रिजर्व के साथ कंपनी मार्केट में ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे खास पॉइंट के बारे में, जो कि है इन्वेस्टमेंट लेके। देखो काफ़ी खास पॉइंट है ये। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है भाई कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आखिर मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो स्टाफ को लेके हो, प्रोडक्ट सर्विस को लेके हो, आउटलेट को लेके हो या एम्प्लॉयज़ हायरिंग को लेके हो। ठीक है, आखिर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या कुछ कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, सबसे मेजर पॉइंट। ठीक है, देखो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करते और वो एक सीमित दायरे में बिजनेस करते हैं, वहाँ पर जाके आपके स्कोप भी खत्म हो जाते हैं और आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे करे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करे, लेकिन वो अपने बिजनेस को प्रोग्रेसिव एक्सटेंड कर रही है। वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखने को मिलेंगे, स्कोप भी देखने को मिलेंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। अब लोग सोचते हैं कि देखो लोग टाटा, मारुति सुजुकी इन ब्रांड को इतना पॉपुलर ब्रांड क्यों मानते हैं, क्योंकि ये वो ब्रांड है जो अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे। तो इन स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म आपको स्कोप भी देखने को मिलता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो एक सीमित दायरे में सिमट के रह जाते हैं, वहाँ पे आपका रिटर्न भी सिमट के रह जाता है। तो दोस्तों ये थी स्टॉक के बारे में सारी फाइनेंशियल डेटा जो मैंने आपको दिखाया। आपको स्टॉक के बारे में क्या लगता है, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पीबी फिनटेक स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में ये पॉइंट्स बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।